उन्नति जीएस एकेडमी के ओनली इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नाटो उटान। बहुत ही आसान भाषा में हम समझेंगे नाटो और उटान क्या है और उससे संबंधित जितने भी सवाल हैं वो सारा कुछ हम आज इस वीडियो में समझेंगे, जो कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में, चाहे वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हो या मेंस का एग्जामिनेशन, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले हम नाटो के बारे में उन सारे पॉइंट्स को जानेंगे जो कि किसी भी एस्पायरेंट्स के लिए उनकी ज़ुबान पे होना ज़रूरी है। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना ही चाहिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नाटो का अन्य नाम अटलांटिक अलायंस भी है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं जेम्स स्टोलनबर्ग। इसका उद्देश्य क्या है? तो नाटो का उद्देश्य है संपूर्ण विश्व में शांति कायम रखना। यहाँ एक चीज़ नोट रखें कि नाटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है। यानी नाटो ऐसा संगठन है जहाँ पे कुल 31 देश हैं जो अपने अपने सैन्य संगठन को साझा करते हैं, यानी अपने अपने सेनाओं को साझा करते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। तो अब चलिए नाटो से संबंधित अन्य पॉइंट्स को भी देखते हैं। तो यहाँ हमारा सवाल है, नाटो और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच क्या संबंध है? तो अगर आप नाटो संगठन के बारे में समझना चाहते हैं तो आपको सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में भी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि नाटो क्या है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में आपको बहुत विस्तृत जानकारी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संक्षिप्त में कुछ जानकारी आपको पता होना चाहिए जिसे मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। सबसे पहली बात आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, ये डेट आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक। यानी ये विश्व युद्ध लगभग 6 साल तक चला था। इसमें 70 से ज़्यादा देश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल थे। ये सेकेंड वर्ल्ड वार इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप करंट अफेयर से संबंधित इंटरनेशनल रिलेशंस को जानना चाहते हैं तब भी सेकेंड वर्ल्ड वार को समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आपने देखा कि 70 से ज़्यादा देश डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में युद्ध में शामिल थे। इसीलिए ये युद्ध अब तक का विश्व का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। सब बहुत ज़्यादा जान और माल की हानि हुई थी। तो इस युद्ध में आप पहले ये समझिए कि इसमें अलाइड पावर्स थे, यानी दो राष्ट्र थे। एक था मित्र राष्ट्र जिसके अंदर ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और सोवियत संघ जैसे देश थे, और दूसरा था एक्सिस पावर्स, धुरी शक्तियाँ, जिसके अंदर था जर्मनी, इटली और जापान। और युद्ध इन्हीं दो राष्ट्र के बीच में ही प्रारंभ हुआ। कैसे प्रारंभ हुआ ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि सेकेंड वर्ल्ड वार कैसे प्रारंभ हुआ और कैसे समाप्त हुआ। इस बारे में संक्षिप्त में हम समझ लेते हैं। एडोल्फ हिटलर का नाम आपने सुना होगा, जो कि अपनी क्रूरता के लिए पहचाना जाता है। तो एडोल्फ हिटलर कहाँ का शासक था? जर्मनी का। तो उसने क्या किया? पोलैंड नाम के देश पर आक्रमण कर दिया। अब जो पोलैंड देश है उसकी मदद करने के लिए मित्र राष्ट्र सामने आए। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? यूएसए, फ्रांस, ये सब मैंने अभी पीछे बताया। तो ये सारे देश पोलैंड की मदद करने के लिए युद्ध में उतरे, जबकि जर्मनी के लिए इटली और जापान आए। इधर पोलैंड के लिए मित्र राष्ट्र आए और इधर जर्मनी के लिए इटली, जापान, जो कि धुरी शक्तियाँ थी, वो आए। इसके बाद क्या हुआ? जर्मनी पर ब्रिटेन ने हमला कर दिया और इधर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में और नागासाकी में परमाणु बम गिरा दिया। तो जापान के हिरोशिमा में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी में गिराया था 9 अगस्त 1945 को। और हिरोशिमा में कब गिराया था?
6 अगस्त को। और अमेरिका के द्वारा गिराया गया परमाणु बम इतना ज़्यादा पावरफुल बम है, जो आपने नाम सुना होगा। ये इतना ज़्यादा प्रभावित किया जापान के हिरोशिमा और नागासाकी क्षेत्र को कि वहाँ के आसपास के 29-30 किलोमीटर में काली वर्षा हुई। उसका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि काली वर्षा हुई। इसमें लोगों की मृत्यु को देखें तो इस परमाणु हमले में हिरोशिमा और नागासाकी में लगभग 20,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। और आम आदमी की बात करें तो 70,000 से 1,50,000 तक आम नागरिक मारे गए, जिसका असर अभी तक वहाँ के हिरोशिमा में झलक दिखाई देती है। तो इस परमाणु हमले के बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और जर्मनी के जितने भी मित्र राष्ट्र हैं, उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया और उसी के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया। अब सवाल उठता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार और नाटो में संबंध क्या है? तो देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार और नाटो के बीच में क्या संबंध है और देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार और नाटो के बीच में क्या संबंध है और नाटो का गठन, इसका कार्य क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इसे समझते हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वार तो समाप्त हो गया, तो अब सवाल उठता है कि नाटो का गठन क्यों हुआ? तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जैसा कि मैंने बताया कि हद से ज़्यादा अत्यधिक जान माल का नुकसान हुआ। ऐसी घटना दोबारा ना हो भविष्य में, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद नाटो का गठन हुआ। अब क्यों गठन हुआ, क्या रीज़न था? तो नाटो के तहत सभी देशों ने अपने अपने सैन्य बल को आपस में साझा करने का समझौता किया। तो नाटो एक ऐसा संगठन है जिसमें कुल अभी वर्तमान में 31 देश हैं, पर जब इसका गठन हुआ था तो इसमें कुल 12 देश शामिल थे। वर्तमान में 31 देश हैं, तो सभी अपने अपने सैन्य बल को आपस में साझा करने के लिए नाटो का गठन हुआ। तो जैसा कि मैंने बताया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा जो कि मित्र राष्ट्र थे सहित 12 देशों ने ये संधि किया और इस संधि के तहत ये समझौता किया गया कि अगर एक देश में हमला होगा तो दूसरे देश सैन्य बल के साथ आर्थिक और सामाजिक सहारा देंगे। यानी इसमें क्या समझौता हुआ नाटो में कि अगर किसी भी देश पर हमला होता है जो कि नाटो का सदस्य देश हो, तो दूसरा देश सैन्य बल के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक सहारा देगा। वर्तमान में कुल देश कितने हैं नाटो में? तो 31 देश है। 31वां देश है फिनलैंड, जो कि बना है 2022 में। तो ये आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 2019 में बना था 30वां सदस्य मैसिडोनिया। अब 32वां सदस्य कौन बनने वाला है? तो ये स्वीडन का बनना प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, लेकिन 32वां सदस्य स्वीडन बनेगा ऐसा कहा गया है। अब देखते हैं कि नाटो की फंडिंग ये कैसे होती है। तो नाटो की फंडिंग का बैकबोन कहा जाता है यूएसए को। यूएसए नाटो में फंडिंग का बैकबोन है, यानी सबसे ज्यादा फंडिंग कौन करता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता है। बजट में 3/4 हिस्सा अमेरिका का होता है। अगर बात करें सबसे छोटा सदस्य नाटो में कौन है, तो 200 सैनिकों के साथ आइसलैंड सबसे छोटा देश है। नाटो का लक्ष्य अभी वर्तमान में क्या है? तो 2024 तक नाटो ने यह लक्ष्य रखा है कि वो जीडीपी का 2% रक्षा में खर्च करेगा। तो अब देखते हैं कि नाटो चर्चा में क्यों है। तो ये कहा जा रहा है कि नाटो अपने कर्तव्यों से भाग रहा है। रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, इसमें नाटो ने अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं किया, ऐसा कहा जा रहा है रूस यूक्रेन युद्ध को देखने के बाद। तो रूस यूक्रेन युद्ध के प्रारंभ होने के साथ ही नाटो संगठन चर्चा में है। तो नाटो से संबंधित सारे जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हो या आपका मेंस का एग्जामिनेशन हो, ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में आपके पीटी के साथ साथ मेंस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। तो अब हम देखते हैं कि नाटो के इतिहास में अनुच्छेद 5 क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? तो इसमें ये कहा गया है कि एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाएगा। ये कहा गया है किसमें? नाटो के अनुच्छेद 5 में।
सभी सा सभी सदस्य राज्यों को सामूहिक रक्षा प्रदान करना, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 5 में। अब अनुच्छेद 5 अब तक कितनी बार लागू हुआ ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये अब तक केवल एक बार लागू हुआ है 2001 में। 2001 में क्या हुआ था? तो नाटो का अनुच्छेद 5 अब तक केवल एक बार लागू हुआ है। कब हुआ? 2001 में। 2001 में कब हुआ है? तो 11th ऑफ सितंबर में। क्या हुआ था 11th ऑफ सितंबर को? तो यूएसए में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 अगवा किए गए विमानों के जरिए हवाई हमला हुआ था और जिससे बहुत भारी तबाही हुई थी। तो अनुच्छेद 5 तक आप समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य है? आखिर नाटो इतना चर्चा में क्यों है? क्या नाटो यूक्रेन का सदस्य है? तो इसका आंसर है नहीं। नाटो का सदस्य यूक्रेन नहीं है। तो फिर यूक्रेन के लिए रूस इतना परेशान क्यों है? तो यूक्रेन नाटो का भागीदार देश है। अब भागीदार देश क्या होता है? भागीदार देश वो होता है जिसे भविष्य में सदस्य बनाया जा सके, ये प्रस्तावित होता है। तो यूक्रेन कौन सा देश है नाटो में? भागीदार देश। भागीदार देश क्या होता है? जिसके फ्यूचर में सदस्य बनने की संभावना होती है। अब देखते हैं कि नाटो और भारत, इसका कोई संबंध है या नहीं। भारत के संदर्भ में हम समझते हैं नाटो को। तो भारत नाटो का सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है? ये आपके लिए समझना इम्पोर्टेंट है कि भारत नाटो का सदस्य क्यों नहीं है। तो इसका रीज़न ये है कि भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है। भारत की अपनी स्वतंत्र क्या है? तो विदेश नीति है, जिसके तहत भारत किसी भी सैन्य संगठन का सदस्य नहीं बन सकता, क्योंकि भारत का खुद का ही स्वतंत्र विदेश नीति है, इसलिए वह किसी भी अन्य सैन्य संगठन का सदस्य नहीं बन सकता। और अगर दूसरे एंगल से देखें तो भारत रक्षा संबंधी जितने भी मिसाइल्स वगैरह हैं, वो ज़्यादातर आयात कहाँ से होता है? रूस से होता है। और रूस से भारत का संबंध बहुत ही अच्छा है। रीज़न है कि भारत नाटो का सदस्य नहीं है और फ्यूचर में बनने के कोई आसार भी नहीं है। अब देखते हैं कि आप हमेशा देखते होंगे नाटो के साथ ओटान शब्द भी जुड़ा हुआ है। क्या है ये ओटान? नाटो और ओटान में अंतर क्या है? तो नाटो में ध्यान रखिएगा, 2 ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ होता है। पहला कौन-सा? पहला है इंग्लिश और दूसरा है फ्रेंच। तो इंग्लिश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम कहा गया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नाटो कहते हैं। लेकिन फ्रेंच में इसी को कहा गया है ओटान। बहुत ही सिंपल है। तो क्योंकि ओटान समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि नाटो के 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। फ्रेंच में नाटो को ओटान कहा गया है। बस सिंपल इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। इसका ये फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि नाटो के साथ ओटान शब्द आप हमेशा देखते हैं, तो ओटान का फुल फॉर्म आप थोड़ा-सा माइंड में रखिए। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ट्रेटे अटलांटिक नॉर्ड, ये फ्रेंच में है। तो ये बहुत ज़्यादा इसका फुल फॉर्म याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये समझिए कि नाटो को फ्रेंच में ओटान कहा गया है और फ्रेंच जो कि नाटो का ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश और फ्रेंच। तो होप नाटो से संबंधित सारे पॉइंट्स को आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। इस वीडियो से बाहर आपके एग्जामिनेशन में, चाहे आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हो या मेंस एग्जामिनेशन हो, इस वीडियो से बाहर नाटो के बारे में समझने के लिए कुछ भी नहीं। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे समाप्त करते हैं ये सेशन। आप पढ़ाई करते रहें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें। और अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें।